So good morning dear students, good morning to all. So बेटा लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोगों ने पढ़ा था कोलरॉस लॉ ऑफ आयन माइग्रेशन के बारे में, और आज उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लास्ट टॉपिक में भी हमने एक दो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना, लेकिन कुछ हमारे एनसीईआरटी के अच्छे न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए थे कोलरॉस लॉ पे, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन बोला है, पहले हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी इतने मोल पर लीटर सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का क्या मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी यानी किसकी? कंसंट्रेशन C की वैल्यू 0.001028 मोल पर लीटर दे दिया है। ठीक, यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करें तो स्मॉल के दैट इज कापा कितना है बेटा? 4.95 into 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट्स इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ ई नॉट, देखो ई नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है बेटा कितना? 390.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू बोला, डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालना है बेटा। क्या निकालना? के की वैल्यू निकालना है। तो अब देखो तुम ध्यान से, अगर तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो यहाँ पर डिसोसिएशन किसका हो रहा है? एसिटिक एसिड का हो रहा है। तो एसिटिक एसिड का पहले हम लोग लिख लेते हैं CH3COOH। अगर ये डिसोसिएशन करेगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेगा, माइनस और H+। ठीक है, जब तक कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक उसका हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पास ये देखो टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन लेट अस सपोज C रहा, और ये क्या चीज आपका 0 और 0। ठीक है, फिर जब टाइम t बराबर t यानी उस टाइम पर जब ये इक्विलिब्रियम में आया होगा तो दिस इज C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। सही है ना? अब देखो यहाँ पास, यहाँ से अगर हमें k की वैल्यू निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इज कापा कंडक्टिविटी एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, इसी को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा? देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अल्फा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको मैंने तुम्हें डिराइव भी कराया था। दिस इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C और C क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था, बचा क्या था? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा था? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, लेकिन हमें क्या? हमें अल्फा चाहिए। ठीक है, और अल्फा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा न्यूमेरिकल्स अगर तुमने नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो वैल्यू दी थी जो निकालना था वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और लैम्डा m k/c था। लैम्डा m k/c था। क्यों? क्योंकि जब तक लैम्डा m नहीं निकालोगे, अल्फा की हमने वैल्यू निकालना बताई थी तुमको कि अल्फा क्या हो जाएगा? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। ठीक है, लैम्डा m नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये दे रखा है। ठीक है ना, और अगर तुम्हें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें लैम्डा m फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो लैम्डा m फाइंड आउट करना है वो k/c से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लैम्डा m k की वैल्यू कितनी दी हुई है? k की वैल्यू दी हुई है बेटा यहाँ पास, कहाँ है k? हाँ, k की वैल्यू दी हुई है कापा की, दिस इज कापा। ठीक है, कंडक्टिविटी दिस इज 4.95 into 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा? 0.001028। ठीक है, मोल पर लीटर दिया था, तो आखिर मोल पर लीटर दिया है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले? सेंटीमीटर में। तो 0.1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, किससे? 0.1 से, 0.01 से। तो यानी कंडक्टिविटी, हाँ, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.001028। ठीक है, मोल। लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो इसको 0.01, ठीक है, यहाँ मोल अपॉन सेंटीमीटर हो गया, लीटर को क्यूब। ठीक है, अब बेटा इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पास इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 48.155 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 48.155 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी?
लेमडा एम की। क्या फाइंड आउट कर लिया तुमने? लेमडा एम फाइंड आउट कर लिया। अब लेमडा एम से तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? लेमडा एम नॉट हमें दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा। तो अब जहां पास अल्फा है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पास नाउ, ठीक है, ये देखो नाउ ये तुमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम की वैल्यू कितना कैलकुलेट की हो? 48.155 अपॉन ये तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखा था? 390.5, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर मोल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल अल्फा की वैल्यू, दैट इज 0.1233। क्या चीज? इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.1233, ठीक है। तो ये तुमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? अल्फा की, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि अल्फा हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अल्फा इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें क्या निकालना था? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यानी यहाँ पास ये देखो, इसको मिटा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है अगर k की वैल्यू, तो k इक्वल्स टू देखो क्या चीज, क्या था बेटा? c अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या चीज? 1 माइनस अल्फा, सही है ना? तो देखो अब जो कंसंट्रेशन दिया हुआ था वो मोल, अब यहाँ पास तुम मोल पर लीटर में रख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पास रख दो वैल्यू। c की वैल्यू कितनी थी? 0.001028, ये c तो था, ठीक है, मोल पर लीटर अपॉन, ठीक है, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.1233, ठीक है। और यहाँ पास अल्फा का स्क्वायर 0.1233 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपका सॉल्व होगा। अब जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -5, 1.78 इंटू 10 की पावर -5। क्या चीज? 1 पॉइंट, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -5। ये आ गया किसकी? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हें तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है तब भी तुम्हें लेमडा एम और लेमडा एम नॉट पता होना चाहिए, क्योंकि लेमडा एम और लेमडा एम नॉट हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे आपका अल्फा हुआ, ठीक है ना, साथ में आपका किसके बारे में बताएगा? आपका के की वैल्यू के बारे में भी बताएगा, ठीक। तो हमें क्या पूछा था? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसके लिए हमने लेमडा एम निकाला, लेमडा एम नॉट की दी हुई थी, तो हमने उससे अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा की वैल्यू यूज़ कर लिया के की वैल्यू फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आइए बेटा, ठीक है, ये था आपका पहला न्यूमेरिकल आज का, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। बोला है क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 mole KCl solution at 298 Kelvin is what? 1500 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा? 1500 ओम दे रखा है, ठीक है। और वहां पास देखो कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन कैपिटल एम दिया है, मोलैरिटी दे रखी है, कितना दे रखा है? 0.001 मोलर, ठीक है। फिर बोला है कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is what? 0.146 इंटू 10 की पावर -3। कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू स्मॉल के 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है? कंडक्टिविटी। तुमसे क्या पूछा है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो याद हो तुमको सेल कांस्टेंट के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पास ये है R इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? रो L अपॉन ए, और यही L अपॉन ए क्या कहलाता है? जी स्टार, सेल कांस्टेंट कहलाता है। और यहाँ पास हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रो इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन के। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कंडक्टिविटी। यानी ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 1 अपॉन के, ठीक है। और इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं? जी स्टार। अब देखो यहाँ से जी स्टार की अगर वैल्यू निकालोगे तो दिस इज R इंटू के। आप वैल्यू रख देते हैं। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 1500। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम भी कर सकते थे इसको। और कंडक्टिविटी कितना है यहाँ पर? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, और जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कोलरॉस लॉ के बाद का, ठीक है, एनसीईआरटी का।
आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1। ठीक, 46.1 मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, लेमडा एम की वैल्यू। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, गिवन लेमडा नॉट फॉर दिस एंड लेमडा नॉट फॉर दिस। ठीक है, तो यानी ये देखो, तो यानी यहाँ पास क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पास तुमसे पहले मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं, क्या दे रखा है आपका मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, कितना 46.1। तो आओ देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पास लेमडा एम कितना दे रखा है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, फिर बोला है कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो के की वैल्यू के लिए तुम्हें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। साथ में दे रखा है लेमडा नॉट एच प्लस का कितना 349.6। ठीक है, ये यूनिट लिख लेना, और लेमडा नॉट ये क्या दे रखा है HCOO माइनस का कितना दे रखा है 54.6। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें इतनी वैल्यू दी हुई है और तुम्हें के निकालना है। ठीक है, मैंने तुमसे इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। और अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलेगा लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट से। लेमडा एम तो दिया है, लेमडा एम नॉट नहीं दिया हुआ है, तो और लेमडा एम नॉट हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखो, सिंस ये देखो HCOO माइनस था, अगर इसको हम HCOH था, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इक्विलिब्रियम में आएगा H प्लस प्लस HCOO माइनस में। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू तुमको दे रखी है। तो यहाँ से अगर तुम्हें, ठीक है, टाइम t बराबर 0 पर ये वही C, ये 0 और ये 0, और टाइम t बराबर t पर अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज C1 माइनस अल्फा एंड दिस इज C अल्फा C अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास अगर तुमने यहाँ से k की वैल्यू निकाली, अगर यहाँ से तुमने k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मैं डिराइव कर चुका हूँ, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अल्फा फाइंड आउट करना है तो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट निकालना है, ठीक है ना, पूरे टोटल सॉल्यूशन के लिए। तो लेमडा नॉट फॉर H प्लस, और सिंपल तरीके से क्रॉस लॉ लगा देंगे, लेमडा नॉट फॉर HCOO माइनस, हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यानी यहाँ पास ये देखो H प्लस कितना दे रखा है, H प्लस दे रखा है 349.6 प्लस यहाँ पास कितना दे रखा है 54.6। दोनों को आप प्लस कर देते हैं, प्लस करो, और प्लस करने पर ये कितना आएगा, प्लस करने पर ये आ जाएगा 404.2। कितना आ जाएगा 404.2। तो देख लो बेटा, यहाँ पर 6 से 12 हो रहा है ना, 404.2। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये तुमने फाइंड आउट कर ली लेमडा एम नॉट की वैल्यू। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या चाहिए, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। ठीक है, तो लेमडा एम की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो लेमडा एम क्या है 46.1, ये दिया हुआ था, और लेमडा एम नॉट कितना है 404.2। इसको जरा सा सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें अल्फा की वैल्यू पता लग जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.114। कितना आएगा 0.114। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये तुमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा था के निकालना। के इक्वल्स टू क्या चाहिए, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो आप वैल्यूज रख दो, तो वैल्यूज रखोगे, C कितना दिया था कंसंट्रेशन, हाँ 0.025, ठीक है, मोल पर लीटर। अल्फा की वैल्यू कितना निकालनी है 0.114 का क्या चीज होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पास ये 1 माइनस 0.114 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर होगा 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज के की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इसके बाद जो एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके बाद कोरोलस से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, वो आपको बहुत आसान है। ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं तुरंत। ठीक है, उसको शायद आप ही कर लो, ठीक है ना, मुझे उसको बताने की ज़रूरत ना पड़े।
ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चलो डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर वो क्वेश्चन क्या बोला है। आओ देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा एम की वैल्यू। तो देखो लैम्डा एम फाइंड आउट करना है। लैम्डा एम का सिंपल सा फार्मूला है K/C। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.0248 और यहाँ पास ये कितना दे रखा है? मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.20। कितना दे रखा है? 0.20। ठीक है, पॉइंट हटा तो नीचे कितना गया? 1 2 3 4, ऊपर पॉइंट ले जाओ, कितना गया? 1 और 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, सही है ना। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो ये 2 से कटना है, नीचे 10 में है, 2 से ये कितनी बार? 124, ये आ गया 124 × 10⁻³ -3। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल था। ठीक है ना। अब आओ बेटा, ये था हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल था वो हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोलरॉस लॉ तक देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब हमें क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर जाना है। ठीक है, और ये आपके केवल 2 लेक्चर बचे हुए हैं। फैराडे कांस्टेंट के बाद आपका बैटरी स्टार्ट है, लेकिन बैटरी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो उसके लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा बैटरी के। ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, उसको आपको सिलेबस में लेकर नहीं चलना है। ठीक है ना, वो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि लेक्चर्स हमारे कंप्लीट रहें किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इस बार बोर्ड से रिलेटेड वो आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। चलो आओ देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट। द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट? देखो दो सेल थे, शुरुआत में ही हमने बताया था। एक कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें क्या देगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वही केमिकल रिएक्शन करेगा। और इसके बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है, अभी ही देख लेते हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पास लेट सपोज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ पास जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और यहाँ पास अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोड ले लें, वहाँ पास हम लोग अलग अलग कंटेनर में इलेक्ट्रोड लेते थे। ठीक है, यहाँ पास हमें एक ही कंटेनर में लेना है। अब यहाँ पास यहाँ पास अगर हमें केमिकल रिएक्शन कराना है तो इसको किससे जोड़ना पड़ेगा? हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। किससे जोड़ना पड़ेगा? बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तुम देखो ध्यान से यहाँ पास कि यहाँ पास हमने यहाँ पास केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या जोड़ी? बैटरी जोड़ी। यानी अगर हम अलग से एनर्जी देते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी यहाँ पास क्या है? यहाँ पास हमने जोड़ दिया बैटरी, और इस बैटरी में हमने क्या लिया? यहाँ पास कौन कैसा रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जो खुद से होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसके लिए हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द व्हाट? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आपका केमिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हुआ। ठीक है, देखो इसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस के 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका और प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो चूंकि इस रिएक्शन अपने से नहीं हो रहा है, तो फॉर द रिएक्शन टू बी फीजिबल, कोई भी रिएक्शन अगर फीजिबल होता है तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। यहाँ पास क्या होता है? यहाँ पास इस सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका डेल्टा जी जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 रहा होगा,
अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। और इसको लेस देन 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, अलग से सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, बैटरी कनेक्ट की, और उस बैटरी से हमारा क्या हुआ, उस बैटरी से हमारा यहाँ पास केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका मॉल्टन स्टेट का, कैसा बेटा, एक आपका मॉल्टन और एक आपका एक्वास, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एक्वास H2O के बारे में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि जब मॉल्टन लोगे यानी प्योर फॉर्म में लोगे तो उसके आयंस स्प्लिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है ताकि आपका यहाँ पास आपके आयंस क्या कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें, ठीक है, कैटायन और एनायन फ्रीली मूव कर सकें। यानी अगर यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने एनोड और कैथोड लिया, क्या चीज़ बेटा, मैंने यहाँ पास अगर मान लो एनोड और कैथोड लिया, ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो इसकी जगह मैं क्या ले लूँ, कॉपर, ठीक है, इसकी जगह मैंने कॉपर ले लिया, इसकी जगह मैंने जिंक ले लिया, कैथोड की जगह क्या है कॉपर, तो यहाँ पास जो सोल्यूशन लेंगे वो कौन सा लेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का कैसा सोल्यूशन बेटा, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्यों, क्योंकि ताकि इसके आयंस क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। अगर यहाँ पर इसके आयंस की स्प्लिटिंग की बात करें तो कॉपर सल्फेट दो पार्ट में टूटता है, कौन कौन सा, एक आपका Cu2+ और एक आपका SO4 2-। Cu2+ क्या है, ये आपका है कैटायन, ठीक है, और ये क्या है आपका एनायन यानी नेगेटिव आयन, ठीक है, ये आपका कैटायन है और ये क्या है आपका एनायन है। अब इसकी स्प्लिटिंग हमें देखना है और कैसे इसका प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे हम लोग आपका कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं और डिफरेंट मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। यानी यहाँ पास एक प्रोसेस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पास ये देखो कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, और दो प्रोसेस होता है, कॉपर सॉलिड आपका टूटे तो ये कॉपर आयन प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पास देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, जबकि यहाँ पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी सेम आपके इलेक्ट्रोड से हमने ऑक्सीडेशन भी कराया और सेम इलेक्ट्रोड से हमने क्या कराया, रिडक्शन भी कराया, ठीक है। तो आप देखते हैं इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपके प्यूरिफिकेशन के टर्म में। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस जो वर्ड है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। और हम लोग देखते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बेटा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमें पहला जो प्रोसेस पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, वो हमारा है प्यूरिफिकेशन। क्या चीज बेटा, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो पहला हम लोग जो प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं वो हम लोग मेटल उठा रहे हैं, कॉपर। क्या उठा रहे हैं बेटा, कॉपर, ठीक है। देखो हमारा कॉपर प्यूरिफिकेशन, कॉपर का प्यूरिफिकेशन आखिर कैसे होगा, ठीक है ना, इसके बारे में देख लो, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, यहाँ पास हम लोगों ने एक बीकर लिया, यहाँ पास एक बीकर लिया और इस बीकर में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड, एक एनोड और एक आपका कैथोड। देखो यहाँ पास अगर तुम देखो, लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है, यानी कॉपर मेटल के साथ कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। यानी इम्प्योरिटी को अलग करना है और कॉपर को क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ पास ये देखो जो हमारा इम्प्योर कॉपर है, ये कैसा, जो हमारा यहाँ पर प्यूरिफिकेशन किसका करना है, इम्प्योर कॉपर का। तो हम लोग हमेशा जो इम्प्योर मेटल होता है उसकी एनोड की जगह लेते हैं, किसकी जगह, एनोड। तो यहाँ पास ये जो एनोड है ये क्या है आपका, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। जबकि अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो कैथोड क्या है आपका, प्योर कॉपर है, कैथोड क्या है आपका, प्योर कॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पास हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पास ये किसका है आपका, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग ये देखो, इसको हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं, किससे, बैटरी से। किससे कनेक्ट करने जा रहे हैं, एक बैटरी से। और यहाँ पास बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये आपका इम्प्योर कॉपर है, ये क्या है, प्योर कॉपर है। हमेशा जिसको हमें इम्प्योर से प्योर करना होता है किसकी जगह लेते हैं, एनोड की जगह। अब देखो यहाँ पास आपका केमिकल रिएक्शन शुरू होगा, एनोड का मतलब, ठीक है ना, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पर हमने पढ़ा है एनॉक्स, एनॉक्स का मतलब बेटा ऑक्सीडेशन एट एनोड, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास ये जो एनोड है, एनोड की जगह क्या है, इम्प्योर कॉपर। तो ये रहा Cu सॉलिड, ठीक है। जितने आपके यहाँ पास इम्प्योरिटी के साथ साथ यहाँ पास कॉपर के भी मेटल हैं, जितने भी आपके यहाँ पास कॉपर वाला मेटल होगा
वो किस में कन्वर्ट होगा, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास कॉपर आयन किस में चला आएगा, सोल्यूशन में चला आएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से लेयर क्या होगी, लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किधर पास होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर पास होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर पास हो गए, और पास होकर कहाँ गए आपके, ये पास होकर कहाँ गए आपके कैथोड की तरफ, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे यहाँ से जितना कॉपर वाला पार्ट होगा वो आयंस में कन्वर्ट होता जाएगा, इम्प्योरिटी अलग होता गया। तो जाहिर सी बात है इम्प्योरिटी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगी, क्यों, क्योंकि वो कॉपर के साथ थी तो वो स्टेबल थी। जैसी इम्प्योरिटी स्टेबल नहीं आएगी, नीचे आपका क्या होगा, जितनी इम्प्योरिटी थी वो क्या होगी, जितनी इम्प्योरिटी थी वो आपके नीचे डिपॉजिट होती चली जाएगी, सेटल डाउन होती चली जाएगी। अब क्या हुआ, कॉपर आयन आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन कैथोड रिसीव करेगा। अब हम लोग क्या रखेंगे, रिएक्शन एट क्या चीज बेटा, एनोड। तो अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या है, हम लोग रेड कैट पढ़ते हैं। रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड, और कैथोड का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पास ये देखो कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ गया था इसी मेटल का जो इम्प्योर वाला था, और वहां से इलेक्ट्रॉन अपना ही इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, और रिसीव करके फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। और ये जो कॉपर सॉलिड है ये लगातार जो प्योर वाला कॉपर है इसके ऊपर एक लेयर बनाता चला जाएगा, और जितनी प्योरिटी वाली, जितना आपका कॉपर है वो आपका इम्प्योरिटी से हटकर जाकर किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, आपके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, और कैथोड पर इम्प्योरिटी आपकी सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी मेटल का, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना, किस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया। यानी जिस भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करना होता है बेटा, उस मेटल को हम लोग किसकी जगह ले लेते हैं, हम लोग एनोड की जगह ले लेते हैं। और जिस मेटल का हमें, हाँ, जो इम्प्योरिटी वाला जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, इम्प्योरिटी वाला, वो किसकी जगह लेते हैं, एनोड की जगह, और प्योर किसकी जगह लेते हैं, आपका कैथोड की जगह, ठीक है ना। अब आओ देखते हैं हमारा बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या चीज़ बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या होता है, ठीक है ना। आओ हम लोग इसी टर्म में, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं, और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझने के बाद आज के लेक्चर को हम लोग विराम देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ की, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द सेम मेथड, ठीक है। लेट अस सपोज हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पहली बात तो होता क्या है, ठीक है ना, क्लास 10th में पढ़ा था आपने, कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द मेथड ऑफ डिपोजिशन ऑफ वन मेटल लेयर टू द अदर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। द डिपोजिशन ऑफ द मेथड used to deposit one metal layer to other, one metal layer to other metal by passing electricity. Bypassing electricity is called what? Is called electroplating, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है ना, एक मेटल की दूसरे मेटल पर। तो जो जिसकी हमें प्लेटिंग, लेट अस सपोज गोल्ड की प्लेटिंग करनी है। किसकी प्लेटिंग करनी है बेटा, हमें गोल्ड की। कोई एक मेटल एम है, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है ना, एक मेटल एम है, ठीक है ना। एम मेटल पे कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है ना, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मेटल की जगह, ठीक। इस मेटल को हमने इम्प्योरिटी की जगह ली है। ये देखो सेम मेथड होगा, ये देखो हमारे पास जो इम्प्योर वाला, जिसकी प्लेटिंग करनी है वो हमारा इम्प्योर मेटल सॉलिड है, इम्प्योर मेटल सॉलिड, ठीक है। अब देखो हमें लेट अस सपोज इसको आयरन रॉड के ऊपर, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर डिपॉजिट कराना है। तो हमें यहाँ पास आयरन ले लिया जाए, ठीक है। आयरन के ऊपर निकल की प्लेटिंग होती है, जो आपके टायर्स के जो रिम होते हैं वो आपके किसके ऊपर होते हैं, आयरन के ऊपर निकल की प्लेटिंग होती है। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से ही किया जाता है बेटा। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास हमने क्या किया, आयरन ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पास क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, और यहाँ पास ले लेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जब यहाँ पास रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है ना, तो ये मेटल रिएक्शन किस पर होगा, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मेटल सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेटल 2+, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना आयन छोड़ने वाला है। हमने यहाँ पर 2 आयन ले लिया है, मेटल 2+ प्लस किसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
ये जो मेटल है ये फिर से किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पास होकर कहाँ चले जाएंगे, पास होकर ये जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। और जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे ये अपने ही मेटल से रिएक्शन एट कैथोड करेंगे, रिएक्शन एट कैथोड करेंगे, और ये मेटल क्या होगा, ये मेटल 2 प्लस अपने ही इलेक्ट्रॉन को लेकर फिर से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सॉलिड की जो लेयर है वो लगातार किस पर चढ़ती चली जाएगी, इस आपके कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। यानी ये आयरन के ऊपर इस तरह से इस मेटल की लेयर चढ़ती चली जाएगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द मेथड ऑफ डिपोजिशन ऑफ वन मेटल लेयर टू द अदर इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, और बेटा इसी को हम लोग इलेक्ट्रोटाइपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोटाइपिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास, ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखे, कोलरॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक शुरू किया जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हम लोग फराडे के लॉ पे आएंगे जो कि आपका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। हो सकता है फराडे लेक्चर कंप्लीट करने में हमें 2 लेक्चर लग जाए, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर होगा आपका वो फराडे का लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बाद बैटरी आपके सिलेबस में नहीं है, 30% सिलेबस में इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो लास्ट लेक्चर फराडे लॉ का लेकर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग किधर बढ़ेंगे, आपका सरफेस केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं। इसकी नोट्स बनाइए और अच्छे से आप लेक्चर्स देखिए। अगर डाउट्स हैं तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अगर पिछला लेक्चर आपका छूटता चला जा रहा है और आप आज के लेक्चर देख रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पीछे के लेक्चर आपके आगे के लेक्चर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो आप सारे लेक्चर देखो, नोट्स अच्छी से बनाओ, ठीक है। जहाँ पे डाउट हो मुझे आप पर्सनल नंबर पर 9450032080 पर आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को सारे लेक्चर समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।